बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर 6 का टॉपिक नंबर 2 6.2 जो है एनर्जी, आज इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था वर्क का इंट्रोडक्शन, वर्क क्या होता है, कब होगा, वर्क का यूनिट क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया था। अब जो है एनर्जी, इसका दूसरा पॉइंट है। वर्क और एनर्जी बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर इनके टाइप्स वगैरह बाकी जो चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे। अब एनर्जी जो है इतनी इम्पोर्टेंट है कि ऑलमोस्ट जितने भी नेचुरल फिनोमेना है सबसे ये लिंक कर रही है। मतलब एनर्जी जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब हमें इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। इसके बहुत ज़्यादा टर्म में मीन्स कि इसकी प्रोडक्शन, इसकी वेस्ट जो है उसको रिडक्शन और जो भी चीज़ें हैं। तो एनर्जी हम इसका मतलब क्या लेंगे, एनर्जी का मतलब क्या है? तो एनर्जी हमने क्या कह सकते हैं कि एबिलिटी टू वर्क है। एनर्जी क्या चीज़ है? एबिलिटी टू वर्क है, क्या हम काम करने की सलाहियत रखते हो। किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद होगी अगर तो वो काम कर सकता है। इसी तरह से एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मिसाल हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और डिफरेंट बनाते हैं। मिसाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको हम यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी के लिए भी। मीन्स के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं बल्ब वगैरह, बल्ब को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो लाइट एनर्जी देता है। इसी तरह से हम इस्त्री यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से एनर्जी बहुत सारी हैं जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। अब एनर्जी की जो बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है उसके मुताबिक एक बॉडी जो है वो प्रोसेस करेगी एनर्जी अगर तो वो काम करने की सलाहियत रखती है, और जितना वो काम करने की सलाहियत रखती है उस बॉडी के अंदर एनर्जी भी उतनी ज़्यादा मौजूद होगी। मतलब वर्क जितना ज़्यादा होगा वो कर सकता है, होगा नहीं, जितना वो कर सकता है वो उतनी उस बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एनर्जी की एक किस्म है मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें से पहली आती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट ये जो डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे आता है वर्ड विंड का। विंड का मतलब क्या होता है? मूविंग एयर, कि जो एयर मूव कर रही है उसको हम विंड का नाम देते हैं। अब जो विंड है ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है जी। ये कैसे एनर्जी की फॉर्म है? चलती हुआ ये क्या कर रही है? तो हमने कहा यहाँ पे अगर हम देखते हैं विंड जो है ड्राइव करती है विंड मिल्स को। ठीक है, बहुत सारी मिल्स जो हैं अब तो कम हो गई हैं, पहले जो बहुत ज़्यादा मिल्स थी वो विंड बेस पे वर्किंग कर रहे होते थे, हम उसको वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। और इसके अलावा हम बोट्स वगैरह को सेलिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब जो कश्ती वगैरह है उसकी सेलिंग हो रही है उसके लिए भी हम इसको यूज़ करें। अब इसी तरह से अच्छा, इसकी अगर बताऊँ ये जो विंड मिल्स है इसका अगर हम देखें तो हवा जो चलती है इसके ज़रिए से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, टरबाइन अटैच कर दिए जाते हैं तो वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो विंड मिल है इसके अंदर से हम किसी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए इस तरह की चीज़ों के लिए भी यूज़ करते रहे हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास मूविंग वाटर है, मूविंग वाटर जो है वो वुडन लॉजिस को क्या कहती है, मूव करवाती रही है, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे मूव करवाने के लिए मूविंग वाटर को यूज़ करते रहे हैं रिवर्स वगैरह में, दरियाओं वगैरह में। और इसके अलावा जो है हम मूविंग वाटर को टरबाइंस वगैरह को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए भी यूज़ करते हैं और करते रहे हैं। अब ये जो टरबाइन वगैरह ड्राइव वगैरह कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या वाटर फॉल कर रहा है, वो उसके आगे फैंस जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, और उसके अंदर क्या होता है वो टरबाइन को रोटेट करता है। टरबाइन रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी टर्म ऑफ एनर्जी है क्योंकि हम इसके ज़रिए से वर्क कर सकते हैं। अब इसी तरह से मूविंग बॉडी जो है उसके अंदर एक एनर्जी मौजूद होती है। मूविंग बॉडी जो है उसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है, जो हम एग्जांपल पढ़ी हैं इससे ये हमें पॉइंट क्लियर होता है। अच्छा, क्यों वो होती हैं, कैसे में क्लियर है? क्योंकि वो वर्क कर सकती हैं। कोई भी मूविंग बॉडी जो है, जैसे हवा मूव कर रही है या पानी मूव कर रहा है तो ये वर्क कर रही हैं या कर सकती हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर एनर्जी मौजूद है, और उस एनर्जी को जो हमने नाम दे दिया है काइनेटिक एनर्जी का नाम दे दिया। तो इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी की जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी, किस वजह से वो प्रोसेसेस एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। ऐसी एनर्जी की टाइप या टर्म जिसके अंदर बॉडी वर्क करे उसकी मोशन की वजह से, उस टर्म को, उस कैटेगरी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। आसान अल्फाज में द ब्रांच ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन विच एनर्जी प्रोसेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। अच्छा, अगर हम इसकी
डेरिवेशन की तरफ आते हैं, मतलब एक फार्मूला ड्राइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो उस तरफ आए। तो अब काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, वर्क डन करवा रही है, एनर्जी है ना, एनर्जी ने तो वर्क करवाना है। अब जो वर्क हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मोशन की वजह से हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट से हम ये क्लियर करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी के अंदर होगी वो बराबर होगी वर्क डन बाय या मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी का हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है कि वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आ गया एफ एस। अब यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक कंडीशन लेते हैं, उसके मुताबिक हमारे पास क्या है, एक बॉडी है जिसका मैस m है, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, मतलब ये है कि ये वेलोसिटी इनिशियल है और कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, इसका मतलब है वो जीरो इसकी स्पीड हो जाती है और वो फाइनल वेलोसिटी है। और इसके बाद वो जो मूव उसके अंदर वेरिएशन आई है स्पीड के अंदर, वो एक्सेलरेशन है। और ये किस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, फोर्स की वजह से हुआ है। ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इसके मुताबिक अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एफ एस है, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरी ये कंडीशंस कुछ जो है हमने माइंड में रख ली। फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अब ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो है वो ये फार्मूला आ जाता है। इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं एक्सेलरेशन के लिए तो m इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये है कि a इज इक्वल टू एफ ओवर m आ जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का निशान जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि मोशन जो है वो अपोज कर रही है, ठीक है। और दूसरा टर्म ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन और फोर्स की जो डायरेक्शन आ रही है वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही है, तो इस वजह से भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है वो ये आ रहा है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इधर से जितनी भी ऊपर वैल्यूज हमने ड्राइव की हैं इनके अंदर से इधर की वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए के भाई हमने कहा माइनस एफ ओवर एम, ये की जगह हमने माइनस एफ ओवर एम पुट कर दी, एस वैसे का वैसे आ गया। वी एफ हमने कहा था जी बॉडी जो है कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड जीरो होगी तो वी एफ जो है वो हमारे पास जीरो आ जाएगी। वी हमने कहा जी ए की स्पीड है तो उसको वी ए को हमने वी का नाम दे दिया, तो उसके मुताबिक वी आ गया। अब यहाँ पे अगर हम इस फार्मूले को रीअरेंज करते हैं, m इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी साइड पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे एफ एस बच गया। माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, दोनों साइड को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस इस माइनस से, ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो पॉजिटिव रहती है। एफ एस इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर आ गया और एफ एस इक्वल है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के, तो फाइनली हमारे पास जो फार्मूला बना काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 एम वी स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो इससे ये पॉइंट क्लियर है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है डिपेंड कर रही है स्पीड के ऊपर, मोशन के ऊपर। और इसी तरह से कोई बॉडी जो जिसका मैस एम या जो भी होगा वो मूव कर रहा होगा तो वो मोशन पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे अगर देखें कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम या ज़्यादा कब होगी तो वो मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अब हमारे पास 6.4 जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी जो टाइप है उसके बारे में कहते हैं। अब यहाँ पे दो जब भी कैटेगरीज आती हैं तो एक में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, तो सिंपली हमारे पास दूसरा आएगा जो टर्म आएगी उसकी एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डिफाइन करना चाहें, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होगी उस एनर्जी की टर्म को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी की भी आगे हम कैटेगरी करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी। कुछ बॉडीज़ के अंदर प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की कि अगर हम उसको खींचें तो वो पहले वाली अपनी पोजीशन में वापस आना पसंद करते हैं। इस बॉडी को, इस बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। अब इस इलास्टिसिटी की वजह से जो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी उस पोटेंशियल एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि एक स्ट्रेच बॉव है, एक तीर कमान है, उसको हमने खींचा हुआ है, ठीक है, कमान को, और उसके अंदर तीर है। जब हम उस तीर को मतलब छोड़ेंगे, मतलब वो जो कमान है उसको छोड़ेंगे, उसके अंदर जो तीर होगा वो भी मूव करेगा। अब जब वो वर्क करने की एबिलिटी रख रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी मौजूद है। जबकि वो रेस्ट में था तो रेस्ट में पोजीशन की वजह से था, तो उस पोजीशनल
एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे और इलास्टिसिटी की वजह से तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। तो इसकी जो एक और कैटेगरी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ग्रेविटी की वजह से या हाइट की वजह से, हाइट भी ग्रेविटी की वजह से होगी या मतलब जो उसके अंदर इंट्रैक्शन आएगा या पोटेंशियल हाइट या ग्रेविटी की वजह से, हाइट और ग्रेविटी की वजह से जो एनर्जी पोटेंशियल मौजूद होगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट और ग्रेविटी, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल के तौर पर एक हैमर आई हमने उठाई हुई है, इसके अंदर मारने के लिए, अगर हम यहाँ पे छोड़ भी देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। अब वो मूव कर रही है, खुद ब खुद मूव कर रही है, इसके अंदर मतलब है कि उसके अंदर एनर्जी मौजूद है थी जिस वजह से वो मूव कर रही है, तो वहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है उसके अंदर। अब इसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आता है कि एक बॉडी जो है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो बराबर होगी किसके, वर्क डन के बराबर होगी। ये हमने हैमर उठाया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतना ये वर्क करेगी, तो सिंपल है कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल होगा वर्क डन के। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला टाइप करना है, वो इक्वल है वर्क डन के, और यहाँ पे जो हमारे पास वर्क डन हो रहा है हाइट की टर्म में हो रहा है, तो जो डिस्टेंस है वो हम किस में ले लेंगे, हाइट की टर्म में ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर, मतलब हमने ये हैमर उठाया हुआ है, अब इसके अंदर फोर्स है, अब ये फोर्स किसकी वजह से है, वेट की वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है। तो फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से हो, हाइट की वजह से हो, उस फोर्स को हम वेट का नाम देते हैं, तो ये फोर्स इक्वल टू वेट आ जाएगा। और वेट का जो हमारे पास पता है फॉर्मूला W=mg होता है, तो mgh आ जाएगा। तब इधर से हमें पॉइंट क्लियर हो रहा है कि mgh जो है वो इक्वल होगा वर्क डन के। कब, जो मैस m को मूव करवाना है एट हाइट h या हाइट h से उसको नीचे लेके आना है, तो उसके लिए जो हमें मूव किया तो एनर्जी इतनी यूज होगी। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है, इधर से मैंने इसको छोड़ा है तो यहाँ पे आया है, तो इसने वर्क किया है, ठीक है। लेकिन अब इसको मैंने दोबारा वापस लेके जाना, तो ये एनर्जी इसको वापस उतनी देनी पड़ेगी। तो मतलब ये है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है, जितना इसका मैस है और जितनी इसकी हाइट है। तीसरा फैक्टर कांस्टेंट ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल एनर्जी, डैम्स के अंदर एनर्जी मौजूद है, डैम्स के अंदर जो पानी के अंदर एनर्जी मौजूद है। अब पानी के अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो हाइट के ऊपर पानी को हमने स्टोर किया हुआ है। अब हाइट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी जो डैम के अंदर, डैम्स के वाटर के अंदर एनर्जी मौजूद है वो पोटेंशियल एनर्जी। और जब हाइट से हम उसको फॉल करवाते हैं तो वो जो टरबाइन है उसको रोटेट करवा के हम काम भी कर सकते हैं। खैर उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है वो काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। अब इसकी डिफरेंट टर्म्स भी ले सकते हैं हम कि जो डैम्स के अंदर एनर्जी है वो कौन सी है जी, अगर हम देखें तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और हीट एनर्जी भी है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से उनके अंदर जो एनर्जी आएगी वो हीट एनर्जी भी आएगी। मूव कर रहे हैं तो वो बिल्कुल स्टिल तो नहीं है, तो वो मूव कर रहे हैं तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, और क्योंकि हाइट के ऊपर है और उनके अंदर फॉल करने से वर्किंग करेंगे तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।